नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज में अब हम शुरू करने जा रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शुरुआत हुई गुलाम वंश के समापन के बाद। तो अब शुरू करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत आई थी, कर दी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। यहाँ आप 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं लाइन से अमीर खुसरो के बारे में। ये हमने बताया कि इसका कार्य का जो समय था बहुत ही लंबा था, तुगलक वंश तक गया था। ये अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटियाला में हुआ था। पटियाली है, पटियाला नहीं है वो। उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब भारत का तोता। सितार और तबला के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। किसको जाता है? अमीर खुसरो को। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरशास्प। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया और स्थायी सेना की नींव रखी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेना को नकद वेतन देना और स्थायी सेना को रखने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो बात आएगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था। खम्स का मतलब होता था लूट का धन। यहाँ से हमने कुछ चीजें सीखी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना। ये चीज एकदम दिमाग में कंठस्थ करके रखनी है। घोड़ा दागने की प्रथा, ये भी पूछा जाता है। हुलिया लिखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ तक। अब एक और चीज आती है, इसे कहते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने बहुत ही दृढ़ता से लागू करवाया था। इसका एक सेनापति जिसको रखा था इसने, उसका नाम था मालिक काफूर। इसे कहते थे हजार दिनारी। क्या था? हजार दिनारी। हजार दिनारी भी कहा जाता था इसको। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए, जो व्यापारी थे वो कम तोल का इस्तेमाल करने लगे थे, तो इसको रोकने के लिए इसने एक नियम लागू किया था कि जो जितना कम तोलेगा उसका उतना मांस काट लिया जाएगा शरीर से। तो इस वजह से इसने बाजार पे कंट्रोल किया था। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कुछ निर्माण। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। क्या क्या आ गया? अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल और जमैत खाना मस्जिद। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक था चराई कर और दूसरा था गढ़ी कर। चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर लगाया जाता था दुधारू पशुओं पर और गढ़ी कर लगाया जाता था घरों और झोपड़ियों पर। इसको हाउस टैक्स भी कह सकते हो आप, हाउस टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री या पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। ऐसा कहा जाता है कि बिना वस्त्र पहने दरबार में चला आता था और दरबारियों के बीच में दौड़ना शुरू कर देता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने
पैगंबर के सेनापति की उपाधि को धारण किया था। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि को धारण किया था। अब आता है तुगलक वंश। खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में जितनी भी अमीरों से भूमि लूटी गई थी उसको वापस लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखना, छप्पन कोट के दुर्ग का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के एक महल पर दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन इसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। बेचारे जो भी नियम कानून लाता था वो विफल हो जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। ये तीनों के तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से कौन जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही की नामक एक विभाग की स्थापना की थी। एग्जाम में आएगा, अमीर-ए-कोही की स्थापना किसने की थी? तो अमीर-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थापित किया। इसका नाम दौलताबाद रख दिया। अपनी राजधानी को दिल्ली से उठा के देवगिरी ले आया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। इसने कुछ काम किए थे, 4 योजनाएं थी। जैसी पहली योजना आती है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरी योजना आती है राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा, चौथा खुरासन एवं कराचिल का अभियान। राजधानी परिवर्तन बता दिया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा और धातुओं के सिक्के चलवाए और इनका मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर ही होता था। चांदी की जो टका चलती थी उसके मूल्य के बराबर ही इनका मूल्य होता था। और एडवर्ड थॉमस ने, क्या नाम था? एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स कहा था। प्रिंस ऑफ मनी अर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 1333 में भारत आया था। इसने रहला वृत्तांत लिखा था। कौन सा? रिहला या रहला वृत्तांत। अपने ट्रैवलिंग को वृत्तांत लिखा था एक, उसे नाम दिया था रहला वृत्तांत। ठीक। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। यहां तक बात आई। मोहम्मद बिन तुगलक 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। तो क्या मतलब हुआ? इसकी जो मृत्यु हुई वो 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। यह भी पूछा जाता है जिस समय हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उस समय नॉर्थ में शासन कौन कर रहा था? दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ये भी पूछा जा सकता है जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठा था उस समय 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वो कौन थे? हरिहर बुक्का थे। हरिहर बुक्का ने कब स्थापना की थी? 1336 में की थी। ये भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। यहाँ बात आई बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमन शाह ने। नाम से ही मैच कर रहा है, बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु
पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का निर्माण करवाया। यहां तक बात आई, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और दूसरा सलार मसूद गाजी का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट किया गया। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक जो हुआ था, जो फिरोज तुगलक था, इसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक बार ठट्टा में, दूसरी बार दिल्ली में। खलीफा द्वारा इसे कासिम उल मोअमीर ममीन की उपाधि धारण की गई। किसकी दी गई? कासिम उल मोअमीर ममीन की उपाधि दी गई खलीफा द्वारा। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकाई दरों को हटा दिया और केवल 4 कर लगा दिए, जिनका नाम था खराज, खुम्स, जजिया और जकात। जकात लगता था ब्राह्मणों पे, खम्स युद्ध में लूटा गया और खराज लगान। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लागू करा दिया था, जैसा बताया मैंने। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर शुरू किया था, सिंचाई कर, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का स्थापना कराई। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिज्र खां, खिजराबाद एवं मेरठ से, ये सुना होगा दिल्ली मेरठ, मैंने पढ़ाया था स्तंभ लेखों के बारे में, तो उसको लेकर दिल्ली आ गया था। अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लेकर दिल्ली चला आया था। ये कौन कौन से? एक टोपरा गांव वाला और एक मेरठ वाला। खिजराबाद और मेरठ के अभिलेख को उठाकर या स्तंभ लेख को उठा के ये दिल्ली ले आया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने खैरात। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय में थी, 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। बंद से पता लग सकता है कि ये दासों के लिए था। इसे सैन्य पदों का वंशानुगत बनाया था। जितने भी सैनिक पद थे वो वंशानुगत कर दिए थे। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण दिया था। किसको? शम्स ए सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट नहीं किया है, याद रखना है। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, को अपना संरक्षण दिया था और अपनी आत्मकथा को लिखा था फतूहात ए फिरोज शाही, ये नाम में ही मेंशन है। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के भारी संख्या में जारी कराए, जिसे अद्धा और विख कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। ये सबको पता ही होगा, फिरोज शाह कोटला। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक कुर्श शर्क की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, इसका नाम था मलिक सरवर। यहां तक खत्म हुई तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि को धारण किया था, वो इसी से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को कर भेजता रहता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। यहां तक याद रखना है। मेनली इसमें यही पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन। पहला, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा, इसने किस उपाधि से अपना राज्य पद को संभालना शुरू किया था? रैयत ए आला। और ये किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां के पुत्र का नाम था मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद वंश के मुबारक खां ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो क्या नाम आया यहाँ पे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। क्या नाम है किताब का? तारीख मुबारक शाही। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासनकाल लगभग 37 वर्षों तक चला था। ये पूछा जा सकता है कि अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का नाम याद रखना है। और ये जो मैंने किताब का नाम बताया, तारीख मुबारक शाही, तो ये किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। क्या था किताब का नाम? तारीख मुबारक शाही। यह सैयद वंश के विषय के बारे में बताती है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद आया सैयद वंश के बाद लोदी वंश। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। अब आया लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर 1426 तक। कहां से? 1451 से 1426 तक। चलिए अब देखते हैं 1451 से 1426 तक। लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। तो दिल्ली में जो पहला अफगान राज्य स्थापित हुआ था उसका श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे। वह अपने सरदारों को, जो सरदार हुआ करते थे, उनको मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्या बोलता था? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी के पुत्र का नाम था निजाम खां। वह सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। किस उपाधि के साथ? सुल्तान सिकंदर शाह। तो बहलोल लोदी का जो बेटा था निजाम खां, क्या उपाधि थी उसकी? सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। कब की? ये भी याद रखना है, 1504 ईस्वी में। बहुत बार आया क्वेश्चन है। भूमि के लिए या भूमि को मापने के लिए इसने एक पैमाना शुरू किया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। ये भी सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता लग रहा है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ, सिकंदर लोदी ने पहली बात तो आगरा को अपनी राजधानी बनाया, ये याद करके रखना है। आगे के आगे देखते हैं। यहां से इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया गया। नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, ये थोड़ा सा ध्यान देना बात को, नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के लिए दे दिया था उसने, मांस तोलने के लिए। आगे देख, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने से मना कर दिया और जो मुसलमान स्त्रियां थी उनको पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ताजिया निकालना जो था प्रथा, इसको किसने बंद करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई 21 नवंबर 1517 को। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। इब्राहिम लोदी या इब्राहिम शाह भी कह सकते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से
हार गया। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो इसको जो निमंत्रण दिया था पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया था और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। यहां तक बात क्लियर हो गई। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। मोट की मस्जिद का निर्माण। तो यहां तक हमारा खत्म हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।